पाठ में हमने पढ़ा था दो चरों के लिए रैखिक समीकरण। आइए आज हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ हैं जिन्होंने ज्यामिति का अर्थ बताया। जियोमेट्री ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो शब्द का अर्थ है यानी पृथ्वी है तथा मेट्री शब्द का अर्थ मेजरमेंट यानी मापन है। जियोमेट्री शब्द का अर्थ ज्यामिति यानी पृथ्वी का मापन है। बच्चों, यदि आप अपने चारों तरफ देखें तब आपको ज्ञात होगा कि आपके चारों तरफ बहुत सारे ज्यामिति के आकृतियां हैं, जैसे कि रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, घन, घनाभ आदि। आइए अब हम पढ़ते हैं यूक्लिडियन के अभिग्रहित। बच्चों, यूक्लिडियन ने अभिग्रहित भी दिए थे और अभिधारणा भी दिए थे। अभिग्रहित शब्द का अर्थ होता है ऐसे तथ्य जो पूरे गणित में सभी चीजों पर अप्लाई हों या उनके लिए सत्य हों। परंतु अभिधारणा का अर्थ होता है जो केवल ज्यामिति पर सत्य हों या वे कथन जो केवल ज्यामिति के लिए स्वीकार हों। यूक्लिडियन के अनुसार कुल 7 अभिग्रहित दिए गए हैं। 7 अभिग्रहित में प्रथम अभिग्रहित के अनुसार यदि किन्हीं दो वस्तुओं का मान किसी एक वस्तु के बराबर है तब वह दोनों वस्तुओं के मान भी समान होंगे। उदाहरण के लिए यदि A = C है तथा B = C है तब A का मान भी B के समान होगा। दूसरा अभिग्रहित यूक्लिडियन के अनुसार यदि किन्हीं दो समान संख्याओं अथवा वस्तुओं में दो समान संख्याएं यदि जोड़ी जाती हैं तब प्राप्त होने वाला परिणाम भी समान होगा। उदाहरण के लिए यदि 2 = 2 है तब 2 + 2 = 2 + 2। इस प्रकार 4 = 4 होगा। तृतीय अभिग्रहित के अनुसार यदि दो वस्तुएं अथवा दो राशियां समान हैं तब उनमें से यदि कोई मान घटाया जाए तब मान बराबर आएगा। उदाहरण के लिए यदि 5 = 5 है तब 5 - 2 = 5 - 2 और आने वाला परिणाम 3 = 3 होगा। चतुर्थ अभिग्रहित यूक्लिडियन के अनुसार यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर पूर्ण रूप से संपाती हो तब वह दोनों वस्तुओं का मान समान होता है। जैसे कि यदि A एक वर्ग है तथा B एक दूसरा वर्ग है और यदि A और B को संपाती किया जाए, अगर वह संपाती पूर्ण रूप से होते हैं तब A = B होगा। इसी प्रकार से यदि एक वृत्त तथा दूसरा वृत्त संपाती हैं तब पूर्ण रूप से उनकी त्रिज्या व उनकी परिधि बराबर होगी। आइए अब हम देखते हैं पांचवा अभिग्रहित। यदि किसी वस्तु को हम लेते हैं और अगर हम उस वस्तु के भाग करते हैं तब उन भागों का मान उस पूर्ण से सदैव कम होता है। यदि दो वस्तु तथा दो राशि बराबर हैं तब उनका 2 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वह भी समान होगा। 7वें अभिग्रहित के अनुसार यदि कोई दो वस्तुएं अगर समान हैं तब उन दो वस्तुओं का आधा करने पर वह प्राप्त होने वाले भाग अथवा वस्तुएं भी समान होंगी। आइए अब हम देखते हैं यूक्लिडियन के अभिधारणाएं। कुल 5 अभिधारणाएं यूक्लिडियन द्वारा दी गई हैं। प्रथम अभिधारणा के अनुसार यदि एक सीधी रेखा किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा ही खींची जा सकती है। आइए अब हम द्वितीय अभिधारणा के अनुसार शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तृतीय अभिधारणा के अनुसार यदि एक वृत्त हमें खींचना है तब हमें एक केंद्र तथा त्रिज्या की आवश्यकता होती है। बिना
केंद्र अथवा त्रिज्या के हम वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चतुर्थ अभिधारणा के अनुसार प्रकृति में सभी समकोण कोण बराबर होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज तथा चतुर्थांश के मध्य अथवा दो अक्षों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री सभी के लिए समान होता है। अब हम पांचवी अभिधारणा के बारे में जानते हैं। यदि L तथा M दो रेखाओं को तीसरी रेखा N काटती है और रेखा N के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो तो M बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर के कोणों का योग दो समकोण से कम होगा। बच्चों, यहाँ पर N तथा M समानांतर रेखाएं हैं क्योंकि इनमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इनमें एक भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। माना कि एक रेखा N है तथा एक सीधी रेखा M है, तब यह समानांतर रेखाएं नहीं है क्योंकि इन शांत रेखाखंडों को आगे की तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर इनमें हमें एक कोण प्राप्त होता है तथा एक प्रतिच्छेद बिंदु A प्राप्त होता है, जिस वजह से हम यह कह सकते हैं कि यह समानांतर रेखाएं नहीं हैं। परंतु इस चित्र में M तथा N समानांतर रेखाएं हैं क्योंकि इन रेखाखंडों को आगे बढ़ाने पर भी हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होता है। यदि इसमें L तथा M समानांतर नहीं हैं, तब वे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और L तथा M जो समानांतर नहीं हैं, उनके एक तरफ अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा। समानांतर रेखाओं के अस्तित्व के बारे में अब हम देखते हैं। यदि L और M दो रेखाओं की तीसरी रेखा N काटती है और N के एक ही ओर बने अंतःकोण 1 तथा 2 का योग समकोण हो अथवा दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा, और यदि दो रेखाएं समानांतर हैं, तब इन रेखाओं N तथा M में एक भी प्रतिच्छेदित बिंदु प्राप्त नहीं होगा। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं लंब रेखाएं। यदि दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब वे दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। रेखाखंड वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड में सीमा होती है। रेखाखंड दो बिंदुओं की सहायता से बनाया जाता है। बच्चों, एक बिंदु की सहायता से रेखाखंड का निर्माण संभव नहीं है, परंतु एक बिंदु से पास होने वाले रेखाओं की संख्या अनगिनत होती है। उसी तरह से यदि एक रेखाखंड है जिनका प्रथम बिंदु तथा अंतिम बिंदु रेखाखंड की सीमा को व्यक्त कर रहा है, उन दोनों बिंदुओं से पास होने वाले रेखाओं की संख्या अनगिनत होगी। आइए अब हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। यह वृत्त का केंद्र है। केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु पर खींचे जाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होगा। यह रेखाखंड का मान R यानी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यह है R त्रिज्या। O ओरिजिन है, P इस प्रकार त्रिज्या का मान हुआ OP। यदि वृत्त की त्रिज्या कम होती है, तब वृत्त का
आकार भी कम प्राप्त होता है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण समकोण हों वर्ग कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया, एक बिंदु से एक भी रेखा नहीं खींची जा सकती है। रेखाखंड के लिए हमें किन्हीं दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या असंख्य होती है। यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि इसमें एक ही रेखा जाएगी, एक ही रेखा खींची जाएगी। यदि हम इस बात को ऐसा समझें कि किसी रेखाखंड के दोनों अंतिम बिंदुओं से पास होने वाली रेखाओं की संख्या, तब हम यह कह सकते हैं कि वह अनगिनत हैं। परंतु किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या एक ही होगी, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। बच्चों शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और यह कथन भी पूर्ण रूप से सत्य है। यह कथन चौथे नंबर के यूक्लिडियन अभिग्रहित के अनुसार कार्य कर रहा है, जिसमें कोई दो वस्तुएं यदि संपाती होती हैं, संगत होती हैं, तब वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर कही जा सकती हैं। बच्चों यदि AB का मान XY के बराबर है तथा XY का मान PQ के बराबर है, तब AB का मान PQ के बराबर होगा। यह कथन भी पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ पर तीन रेखाखंड दिए गए हैं, AB, XY तथा PQ। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। हाँ, यह अभिधारणा असंगत है। यहाँ तीन बिंदु विद्यमान हैं तथा वे एक रेखा पर ही स्थित नहीं हैं। दोनों कथन भिन्न भिन्न स्थिति को बता रहे हैं और यूक्लिडियन की अभिधारणा के अनुसार अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात एक रेखा पर स्थित नहीं है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि यह रेखाखंड एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आइए अब इसका हल करते हैं। परिभाषा अनुसार AB एक रेखाखंड है तथा C मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड AB में एक ही मध्य बिंदु है। इसके लिए हम विपरीत स्थिति लेकर चलेंगे, जिसमें हमने C' एक अन्य बिंदु की अभिकल्पना की है और माना है कि C' AB का मध्य बिंदु है। हल माना कि C' भी मध्य बिंदु है, जो कि विपरीत स्थिति को व्यक्त कर रहा है। हम यह लेके चल रहे हैं। मध्य बिंदु की परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि AC डैश इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। प्रथम समीकरण, यदि C' मध्य बिंदु है तो यह कथन सत्य होगा। यदि C मध्य बिंदु है जो कि दिया गया है, तब C मध्य बिंदु है। यदि C मध्य बिंदु है, तब परिभाषा अनुसार AC का मान हाफ ऑफ AB होगा। इसे द्वितीय समीकरण लीजिए। बच्चों प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं AC डैश तथा AC का मान बराबर है, इक्वल है। AC is equal to AC डैश। यूक्लिडियन के परिभाषा के अनुसार
कह सकते हैं कि AC का मान यदि AC डैश के बराबर है तब C तथा C डैश बिंदु एक ही है, और जो हमने अभी धारणा ली है C डैश मध्य बिंदु है, गलत है। अतः C एक ही बिंदु है जो कि AB का मध्य बिंदु है। अतः C बिंदु C डैश के बराबर है जो कि मध्य बिंदु है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें एक रेखाखंड AD दिया है जिसके मध्य B तथा C बिंदु हैं, और हमें यह सत्य करना है कि AB बराबर CD है, जिसमें दिया गया है कि AC का मान BD के बराबर है। हमें AD एक रेखाखंड दिया गया है तथा उसके मध्य B व C बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं कि AC का मान BD के बराबर है। AC का मान BD के बराबर है। हमें सिद्ध करना है AB इज इक्वल टू CD। बच्चों, चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। प्रथम समीकरण दे दीजिए इसे। पुनः BD का मान देखिए, BD इक्वल टू BC प्लस CD। बच्चों, AC का मान AB प्लस BC तथा BD का मान BC प्लस CD। इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। प्रथम व द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। AC और BD का मान दिया हुआ है कि यह बराबर रेखाखंड है, इक्वल है। अतः प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को इक्वल करने पर प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को बराबर करने पर बच्चों, यह दिया गया है कि AC का मान BD रेखाखंड के बराबर है। तब हम प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को बराबर करेंगे। AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। बच्चों, BC रेखाखंड यहाँ पर कॉमन है, अतः यह कैंसिल हो जाएगा। यदि आप BC को यहाँ लेके आते हैं तब हमें मिलेगा AB प्लस BC माइनस BC इक्वल टू CD। BC कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा AB इक्वल टू CD। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि AB रेखाखंड CD रेखाखंड के बराबर है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें यूक्लिडियन की अभिग्रहितों को सूची में दिया हुआ है। अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, हमें बताना है। बच्चों, क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों न हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होता है। अतः इसका प्रमाण के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाग का मान सदैव पूर्ण के मान से कम होता है, और यह सिद्ध करने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है AC इक्वल टू BC। AB एक रेखाखंड है जिसमें AC का मान BC के बराबर दिया गया है। सिद्ध करना है AC इक्वल टू 1/2 AB। आइए अब हम हल करते हैं। इसमें चित्र के अनुसार कह सकते हैं AB इक्वल टू AC प्लस CB। प्रथम समीकरण
AC का मान BC के बराबर दिया हुआ है, अतः AC प्लस CB तथा BC का मान समान है। इस प्रकार BC के स्थान पर AC रख सकते हैं। इसे दे दीजिए द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण का मान प्रथम समीकरण में रखने पर AC प्लस AC ट्वाइस ऑफ AC होगा। AB इक्वल टू AC प्लस BC की जगह रखेंगे AC, हमें प्राप्त होगा ट्वाइस ऑफ AC। इस प्रकार 1/2 AB AC के बराबर प्राप्त होता है, अतः सिद्ध होता है।